आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे जैसे कि आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक टॉपिक है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ओम्स लॉ। इसके ऊपर जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एसएससी जेईई हो गया या यूपीएससी जेईई एमपी सब इंजीनियर हो गया, जितने भी अदर स्टेट के इंजीनियरिंग के जो भी सब इंजीनियरिंग के रिकॉर्डिंग जो भी पूछे गए हैं उन सभी का क्वेश्चन को हम हल करेंगे। जैसे यूथ कंपटीशन में दिया गया है इस बुक को पूरा हल करेंगे जो 2022 का है, और सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम हल करेंगे। तो आइए हम समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सही स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी परिपथ में एक अवयव के एक्रॉस वोल्टता इससे प्रवाहित धारा के रैखिक रूप से समानुपाती है। किसी भी एक परिपथ में क्या है, इफ द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन ए सर्किट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट देन इट इज़ ए। किस में रहता है, कैपेसिटर हो गया फर्स्ट, सेकंड ट्रांसफार्मर, ये फोर्थ है हमारे पास इंडक्टेंस और रजिस्टेंस होगा। रजिस्टर में आपका ओम्स लॉ रहता है, वो किस में अप्लीकेबल रहता है आपको पता होगा, जैसे कि ओम्स नियम के अकॉर्डिंग वो अप्लीकेबल रहता है हमारे पास, ओम के नियम के अकॉर्डिंग। और उसमें ओम का नियम का अप्लीकेबल के लिए हमें किस कंडीशन के एक ये पूछता है, तो हमारा जो टेम्परेचर रहता है वो क्या कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिख रहा होगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ पैसिव डिवाइस ओनली। इसमें से इस ग्रुप में कौन सा पैसिव डिवाइस है आप जानते होंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पैसिव डिवाइस मतलब कि जो कि पावर को कंज्यूम कर रहा है, और एक्टिव डिवाइस रहता है जो कि पावर को डिलीवर करेगा। पैसिव डिवाइस में इसमें से कौन सा है, फर्स्ट देखिए डायोड, कैपेसिटर, इंडक्टेंस और ट्रांजिस्टर। क्या ये है क्या इसमें, नहीं है। डायोड हो गया, ये डायोड हमारा एक्टिव डिवाइस में आ जाता है, पैसिव नहीं होगा। और रेजिस्टेंस इसमें सेकेंड बी वाला देखते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और ट्रांजिस्टर में हमारा ये आ गया एक्टिव एलिमेंट आ गया। इस कारण से RLC होता है हमारे पास, ये क्या पैसिव होता है, बट हमारे साथ ये नहीं आना चाहिए। ट्रांसफार्मर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टेंस ये हमारे पास हो सकता है, क्योंकि कैपेसिटर हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, इंडक्टेंस और रजिस्टर हमारे पास क्या रहता है, पैसिव एलिमेंट है हमारे पास। और इसमें देखते हैं हम तो रजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस और FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी हमारे पास जो सेमीकंडक्टर डिवाइस जितने भी हैं वो क्या है हमारे पास एक्टिव डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते पैसिव डिवाइस तो पावर को क्या करते हैं, वो डिलीवर नहीं कर पाते पैसिव डिवाइस, वो पावर को खपत करते हैं, कंज्यूम करते हैं उन्हें, है नहीं। ऐसी युक्ति को हम क्या कहेंगे, पैसिव डिवाइस कहेंगे। और जो हमारे पास पावर को डिलीवर कर पाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे उन्हें हम बोलेंगे एक्टिव डिवाइस। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो गया हमारे पास, सी वाला राइट हमें। ट्रांसफार्मर भी हमारा क्या है, पैसिव एलिमेंट हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इसके ऑप्शन में आपको बाद में बताता हूँ। द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू करंट enclosed by path. This statement is associated with which law? ये किस नियम के अकॉर्डिंग होता है। एक बंद पाथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का लाइन समाकलन पथ द्वारा इलेक्ट्रोड धारा के बराबर कथन निम्न से संबंधित है। तो हम इसमें ऑप्शन देखेंगे। देखिए हमारे पास ऑप्शन इसके मिले कुलाम्स लॉ हो गया, गॉस लॉ हो गया, एम्पियर्स सर्कुलेट लॉ हो गया और लेंज लॉ हो गया। हमारे पास आंसर है, ये थ्योरी भी आप देख लीजिए एक बार, इसमें किस तरह से देखें। एक बंद पाथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का लाइन समाकलन पथ द्वारा इलेक्ट्रोड धारा के बराबर होता है। यह कथन एम्पियर परिपथ नियम का है। किस नियम के अकॉर्डिंग, एम्पियर के नियम के अकॉर्डिंग होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इज इनकरेक्ट। अब हमें देखना है जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें रिलेशन दिया है, जैसे ये दिया है P बराबर आई स्क्वायर आर हो गया, जहाँ पे P पावर रेजिस्टेंस करंट होगा, यानी कि ये हमारे पास होता है। ठीक है, और अगला ऑप्शन हमारे पास ये क्या है, आर बराबर ये होगा, आर बराबर हमारे पास रजिस्टिविटी लंबाई का स्क्वायर बटे ए हो गया क्षेत्रफल। तो ये होता है कि हमारे पास नया स्क्वायर में नहीं आता है, ये हमारे पास ये नहीं आता, ये वाला इनकरेक्ट हमें दिख गया, लेकिन हम आगे और देख लेते हैं। P बराबर वी आई होता है, ठीक है, ये सही है हमारे पास, तो हमारे पास राइट आंसर ये हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज ए क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट का जो अनुपात रहता है वो कैसा रहता है, तो किसी भी क्लोज सर्किट में रिमेंड कांस्टेंट रहेगा। ये हमारे पास वोल्टेज बटे आई होता है, हमारे पास वोल्टेज बटे आई रहता, ये क्या रहता है हमारे पास, कांस्टेंट रहेगा। इसके अकॉर्डिंग क्या है, स्थिर प्रणाली सप्लाई के लिए बंद परिपथ की वोल्टता व धारा का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, क्योंकि ओम के नियम अनुसार परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है। क्या रहता है, जो करंट रहती है वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए वोल्टेज को बढ़ाने पर धारा के मान में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी, क्योंकि प्रतिरोध का मान नहीं बदलता है ना, प्रतिरोध के हमारे पास कांस्टेंट है। अतः स्पष्ट है कि वोल्टता और धारा का अनुपात स्थिर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द यूनिट ऑफ चार्ज, अब आपको पता होगा यूनिट चार्ज की यूनिट क्या है, आवेश। आवेश की इकाई क्या होता है हमारे पास, वोल्टेज, एम्पियर, कूलाम, एम्पियर आवर है ना ये, तो इसमें क्या रहेगा, कूलाम। चार्ज की यूनिट कूलाम रहती। Q बराबर IT भी होता है, क्या होता है, Q बराबर IT और NeV, ये भी हमें याद रख लीजिए। दोबारा एक कूलाम बराबर जैसे I और T हुआ है तो एम्पियर गुणित सेकेंड T का T हो गया, तो एक कूलाम बराबर एम्पियर गुणित सेकेंड भी हो सकता है, एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं हम। कूलाम का नियम, सॉरी, कूलाम की जो रहेगा कूलाम उसके बराबर हमारा एम्पियर और सेकेंड हो गया। इसी प्रकार हम दूसरे देख लेते, धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है, वोल्टेज की क्या वोल्ट है, प्रतिरोध की ओम हो गया, बैटरी की दक्षता इफिशिएंसी की ये हमारे पास बैटरी की हो गया, एम्पियर आवर ये बैटरी की यूनिट हो गए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल एबव ओम्स लॉ, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जो ओम के नियम का पालन करेगी, कौन सी युक्ति है जो ओम के नियम का पालन कर रही है, तो उसमें देख लेंगे हम कौन सी है, रेक्टिफायर, इनकंडेंस बल्ब, उद्दीप्त लैंप, आर्क लैंप, जिनोडाइट, कौन सा होगा इसमें ओम के नियम का पालन, इनकंडेंस। उद्दीप्त लैंप हो गया, उद्दीप्त लैंप ओम के नियम का पालन करता है। ओम के नियम के अनुसार स्थिर भौतिक अवस्था क्या अनुसार स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। किसी प्रकार का प्रवाहित धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती रहता, कैसा रहता, वो एक समानुपाती कंडीशन में रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटेलिक कंडक्टर इज ओनली ड्यू टू, एक धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह केवल खाली स्थान के कारण होता है। किसमें, धात्विक चालक में। कोई एक कंडक्टर होगा, जैसे एक कंडक्टर होगा, इसमें किस कारण से धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन या हॉल के कारण हो रहा। सेमीकंडक्टर में आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन और हॉल के कारण प्रवाहित होता है।
तो कोई कंडक्टर मेटल रहता है, मेटल में क्या रहेगा, मेटल में केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तो बी वाला राइट आंसर हमारा हो जाएगा, है ना, बी वाला। धात्विक चालक में धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, और वो आई रहता है हमारे पास, क्या रहता है, आई बराबर डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, ये हमारा एम्पियर में रहेगा। ओके, एम्पियर को हम लिख सकते हैं कूलाम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, एम्पियर को कूलाम पर सेकेंड, ये भी यूनिट आ सकते हैं हमारे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 9 ओम के प्रतिरोध के माध्यम में प्रवाहित विद्युत धारा का मान एम्पियर में निर्धारित करें जब प्रतिरोध के छोर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास, ये है। तो अब आपको पता होगा जब भी हम V निकालते हैं, V बराबर IR होता है, तो हमारे पास क्या हो, 36 वोल्ट है और 9 प्रतिरोध है, तो 36/9 कर दिया हमने। क्या करा, 36/9 कर दिया हमने, और इसको काट देंगे, जैसे I बराबर ये हो गया, तो 9 चौक 36, 4 एम्पियर हमारे पास आंसर आ गया। ये 4 एम्पियर राइट हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ओम्स लॉ। कौन सा नियम है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम है जो कि ओम के नियम के बारे में सही है, वो देखना है। ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू द डायोड। क्या डायोड में अप्लीकेबल होता है, नहीं, सेमीकंडक्टर में आ जाता है, ये नहीं होता। ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू डायोड, ये सही है कि ओम का नियम रहता है वो डायोड में अप्लीकेबल नहीं रहता है। ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू वोल्टेज रेगुलेटर्स, उसमें भी नहीं होता है। ओम्स नियम अप्लीकेबल टू ट्रांजिस्टर में होता है क्या, नहीं होता। हमारे पास ये दिया है जो ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू डायोड्स, तो ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ओके, ओम का नियम कहाँ अप्लीकेबल होता है, मेटल में अप्लीकेबल रहता है। ठीक है, मेटल में जो हमारे पास वो भी किस कंडीशन में रहेगा, अगर हमारे पास वहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो मेटल के ऊपर भी नहीं अप्लीकेबल रहेगा वो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सामने है, देख लीजिए। एक 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, 10 ओम प्रतिरोध के विभवांतर वोल्टता में क्या होगा, यानी कि हमारा विभवांतर वोल्टेज ज्ञात करना है जब प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा का मान इतना है, 3.4 है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, V बराबर IR, और हमको क्या दिया है, 10 ओम है, प्रतिरोध हो गया, और करंट हमारे पास कितना हो गया, 3.5 हो गया हमारे पास। तो इसको हम काट ले, तो इसको आ गया हमारे पास 35 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 35 वोल्ट से हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, क्वेश्चन को पढ़िए आप। मेन चीज़ हमारे पास देखिए ये SSC JEE में पूछा गया, 2018 में पूछा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो कोई भी जो क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले उसको हम केयरफुली उसको पढ़ें, ताकि जो सामने वाला जो क्वेश्चन है एग्जामिनर हमारे से पूछ क्या रहा है सबसे पहले, और हमें कितनी क्वांटिटी दी है और कौन सी क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है उसको हम अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, और उसको हम सिंपली उसको फार्मूला में पुटअप करके आंसर निकालेंगे। जे इसको पढ़ते हैं, हाउ मच टाइम कितना इन ए सेकेंड विल बी टेक बाय 14 कूलम ऑफ चार्ज to pass through a point in a circuit if a current of 8 a flow through its
क्या है, परिपथ में किसी बिंदु को पार करने के लिए 10 कूलाम के आवेश को कितना समय लगेगा यदि बिंदु के मध्य से प्रवाहित विद्युत धारा इतनी, प्रवाहित विद्युत धारा ये 8 एम्पियर है, तो इतने कूलाम को कितना टाइम लगेगा। अब हमारे पास टाइम निकालना है। आप जानते होंगे Q बराबर IT होता है, तो हमारे पास कूलाम 40 है और 8 एम्पियर की धारा, ठीक है, 8 एम्पियर की धारा। तो हम क्या कर लेंगे, इसको 40/8 बराबर T, 8 से इसको भाग दे देंगे, 8 पंजे 40, कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए आप। निम्नलिखित समीकरण में कौन सा एम्पियर के सर्किटल नियम का बताता, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सेटिस्फाई द एम्पियर सर्किट्स लॉ। कौन सा है एम्पियर के नियम को, देख लीजिए, आप पढ़े होंगे एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम देख लीजिए, ये वाला हमारे पास राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये एम्पियर का नियम, इसके बारे में यदि हम देखते हैं थोड़ा, तो इस नियम के अनुसार निर्वात या वायु में किसी भी पथ, कोई भी एक पथ रहेगा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता व उसके पथ से गुजरने वाली धारा के बीच गणितीय योग के बराबर होता है, अतः गणित कहलाता है ना, एम्पियर का नियम कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर के लिए है ना। अब इलेक्ट्रिकल पावर के लिए मैं सबसे पहले एक फार्मूला इधर लिख लेता हूँ, P बराबर VI होता है, I² R भी लिख सकते हैं हम, V² R भी लिख सकते हैं, ठीक है। P बराबर ये होता है, तो अब राइट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, इसका ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है। डी वाला आंसर हमारे पास राइट हो गया, ठीक है फ्रेंड, ये हो गया हमारे पास राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, 15वां क्वेश्चन है अब हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ओम के नियम का विवरण है। अब हम पढ़ेंगे, वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू करंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, यह भी नहीं हो सकता। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, करंट वोल्टेज के समानुपाती होता है। करंट डज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज, डिपेंडेंट रहता क्या, नहीं, ये हमारे पास राइट है। करंट वोल्टेज के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा, जितना हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, करंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू, ओम का नियम निम्न में से किसके लिए लागू होता है, आप पढ़ेंगे। कांस्टेंट एंड वेरिएबल टेम्परेचर, नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर हो सकता है इसके ऊपर, वेरिएबल टेम्परेचर नहीं, एनी ऑफ द ऑप्शंस, इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं, एक ऑप्शन कोई भी सही हो सकता है इसमें, तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर रहेगा। देखिए फ्रेंड, अब इतने क्वेश्चन अपन देखिए, ओम के नियम पे कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे ओम के नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन कितनी भी बार पूछा गया है, जैसे इसमें भी एसएससी में पूछा था ऊपर भी, और ये वाला भी क्वेश्चन 18 में ही पूछा था। फिर भी मैं चाहता हूँ कि जितनी बार पूछा गया क्वेश्चन उनको हर बार अपन हल कर लेंगे, ताकि हमारा जो रिवीजन भी रहेगा वो अच्छा हो जाएगा। एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से, 3 बार पढ़ने से, जितने ज़्यादा हम उसको पढ़ेंगे उतना ही वो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इमोबिल। मोबिल मतलब क्या रहेगा, जो कि गति नहीं कर रहा है। निम्न में से कौन सा गतिहीन है, गति रहित नहीं, गतिहीन है, गति नहीं होती। इलेक्ट्रॉन, हॉल, आयन, नॉन ऑफ दिस। क्या आएगा इसमें? हमारा इलेक्ट्रॉन तो गति करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गति करने के कारण ही हमारे यहाँ का करंट अप्लाई होता है। हॉल सेमीकंडक्टर में होता है, जो कि वो भी गति करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन से कम गति रहती है ना। तो आयन्स हो गए हमारे पास, ये गति रहित रहता है। आयन गतिहीन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और हॉल गतिशील होते हैं, और अर्धचालक में मोबिल का मान हॉल रहता है ना, मोबिलिटी रहती है उसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। यहाँ दिया है हमारे पास 16 ओम प्रतिरोध द्वारा 6 विद्युत शक्ति का निर्धारित वाट में निर्धारित करना है। इसका निर्धारण वाट में करें, जो प्रतिरोध के अंतों के बीच में इतना वोल्टेज है। हमारे पास वोल्टेज और ये दिया है, तो P बराबर हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज और ये दिया तो V² R होता है। इसको हम कर लेंगे तो V² में क्या हो जाएगा, 32 गुणित 32 बटे 16, 16 दूनी 32, दो बार में 32 का इसमें गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4, सॉरी इसमें नहीं दिख रहे हैं, 2 दूनी 1 मिनट, 2 दूनी 4 और 4, 3 दूनी 6, ये हमारे पास आंसर क्या 64 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हाउ मच पावर इन ए वाट में, किसमें, वाट में, विल बी डिसिपेटेड बाय ए 5 ओम रजिस्टर इन विच द वैल्यू ऑफ करंट इज 2 एम्पियर। हमें पावर निकालना है, हमारे पास वोल्टेज और करंट दिया है, तो हमारे पास पावर निकालने का फार्मूला क्या रहेगा, P बराबर VI होता है। तो वोल्टेज तो नहीं है हमारे पास, रेजिस्टेंस है, तो इसके बराबर I² R लिख सकता हूँ, ठीक है। I² में 2 एम्पियर 2 है हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर गुणित 5 ओम है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 गुणित 5, 4 5 20, हमारे पास 20 ऑप्शन में सी वाला है, राइट आंसर ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन आता है हर बार एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है, विमा प्रतिरोध की विमा क्या है, ये पूछा है। हमारा प्रतिरोध की विमा ये हो जाएगी हमारे पास, ये एक बार निकालना सीख लीजिए फ्रेंड, मैं एक वीडियो इसके ऊपर डाल दूँगा, आप इसको विमा निकालना, कैसे डायमेंशन निकालना सीख जाओगे एक बार में, किसको क्या, जैसे अब इस बार रजिस्टर का पूछा है तो करंट का पूछ लेगा, और उसके बाद पावर का पूछ सकता, रेजिस्टेंस का पूछ सकता, वोल्टेज का पूछ सकता, कोई भी ऐसा पावर हो गया, कहीं भी किसी भी चीज़ का पूछ सकता है, तो हमें ये विमा निकालता आना चाहिए हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओम इज़ द SI यूनिट। ओम किसकी SI यूनिट है, ओम किसकी का है, ये ओम है एक कैपेसिटर, इंडक्टेंस, चालकता, रेजिस्टेंस, किसकी है, चालकता। ये कैपेसिटर की इकाई क्या रहती है, कैपेसिटर की फेरड रहती है, इंडक्टेंस की क्या रहती है हमारे पास, हेनरी रहती है, और कंडक्टेंस की मोह या सीमेन होती है, क्या रहती है, मोह या सीमेन होती है, ठीक है। ओके, अब अगला, ठीक है। अब 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर गॉस लॉ। गॉस का नियम के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, गॉस का नियम कौन सा सही है ना। तो हमारे पास गॉस के नियम आप पढ़ा होंगे, गॉस के नियम के अनुसार
किसी बंद पृष्ठ रहेगा, एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले जो फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स रहेगा, उस बंद फ्लक्स में जितना आवेश रहेगा उसके गुना 1/ε0 होता है। तो क्यों, और जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर, जितने उसके अंदर आवेश रहेंगे उसके गुना ε0 के बराबर। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चल देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। देखिए ये एक और विमा वाला आ गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है हमेशा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक वीडियो में इसके ऊपर बनाऊँगा, आप उसको देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन अभी पूछा है हमें, एनर्जी की डायमेंशन क्या रहेगी हमारे पास। देखिए ये एक बार मैं आपको एक इसको थ्योरी भी बताता हूँ। ये डायमेंशन इस तरह से एनर्जी के आ गए, इसमें हमारा बी राइट आंसर ये रहेगा। जैसे डायमेंशन एनर्जी की, तो पी का पहले पी फोर्स रहेगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण हो जाएगा, फोर्स है ना, न्यूटन से लॉ के अकॉर्डिंग ये पढ़ा होगा आपने। इसका पहले डायमेंशन निकालो, फिर इसका, फिर हमारे पास कार्य हो गया, कार्य की डायमेंशन निकाल लिया हमने, ये द्रव्यमान का ये, इसका ये आ गया, ये दोनों कितने मिलके ये आ गए हमने, है ना। द्रव्यमान एम से रिप्रेजेंट किया, त्वरण ये रहा लम एल टी हो गया, है ना। अब हमारे पास बल की ये और विस्थापन एल, डिस्टेंस एल से, तो इसको और इसको दोनों को एक साथ कर लिया हमने, ये आ गए बल की। ठीक है, कार्य की इकाई ये विमाया आ गए हमारे पास। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहेंगे, और ऊर्जा कहलाती है, और कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। क्या है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, और कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि, जिसमें परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। क्या रहता है, परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देख लो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बार इसको पढ़िए, आप रीड कीजिए आप अच्छे से। वाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या निकालना है, वाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इन ए वोल्टेज, है ना, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द रजिस्टर ऑफ एटम, किस टर्मिनल पे, एटम रजिस्टेंस के, व्हेन द करंट थ्रू द रजिस्टर इज 3 एम्पियर, उसके अंदर कितने एम्पियर का करंट चला रहा है, 3 एम्पियर का, और रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज बराबर आप पढ़े होंगे, वोल्टेज बराबर V बराबर IR होता है। 8 और इसमें गुना कर देंगे, इसमें तो आंसर हमारा आ जाएगा। 8 का 8 से 8 3 24, 24 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये ऑप्शन राइट दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर बायो-सावर्ट लॉ। अब देखिए बायो-सावर्ट नियम का सही कौन सा है, निम्नलिखित में से बायो-सावर्ट नियम के सही समीकरण देखिए। अब मैं समीकरण आपको बताता हूँ। ये हमारे पास समीकरण है, इसके राइट आंसर देख लीजिए आप इसको। बायो-सावर्ट नियम किसी धारा प्रवाही चालक की लंबाई के समानुपाती और चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर उसका मान dB, ये dB होगा, इसके निम्नलिखित कारक पर निर्भर करता है। ये करंट के समानुपाती रहेगा, ये हमारा करंट होगा, लंबाई है उसके, और उसके बीच की दूरी के बीच में जो दूरी रहेगी उसके R² में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देख लीजिए कि ये डायग्राम के थ्रू मैं बताता हूँ, ये है। अब हम यहाँ पे इस पॉइंटों के ऊपर क्या देख रहे हैं, हम फोर्स देखेंगे हमें। तो इसके बीच में ये दूरी है, यहाँ से इसके R है, इसके और में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और इसकी जो लंबाई है ये इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ कौन कितने का बन रहा है वो sin 5 में हो जाएगा, है ना। तो अब ये आंसर हमारे पास ये राइट, ये वाला, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है ये क्वेश्चन भी, आसान न्यूमेरिकल, बहुत आसान है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन 1 एम्पियर, करंट है एम्पियर में निकालना है, थ्रू ए रजिस्टर ऑफ, कितना रजिस्टर है 40 ओम, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ द रजिस्टर, ये इसके बीच में वोल्टेज ये हमारे पास है और 40 ओम है, और दिया हमें करंट निकालने के लिए। करंट निकालने के लिए हमें क्या होता है, I बराबर V/R रहता है। वोल्टेज कितना है हमारे पास 40 ओम है, और सॉरी 40 ओम तो हमारे पास ये है 20 ओम है, 20 वोल्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वो 40 ओम है ना, सॉरी इसको हम काट देंगे तो दो कट जाएगा, तो 1/2 मिलेगा हमें। 1/2 को यदि हम पॉइंट में लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को इसको काटेंगे हम तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.5 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप, क्या है, इफ 12.25 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए कंडक्टर 1 सेकेंड, देन हाउ मच करंट इज, मिली एम्पियर में निकालना, करंट कितना होगा। तो हमारे पास करंट कितना हो जाएगा इसमें, देखिए करंट के लिए करंट को मैं आपको बताता हूँ। चलिए एक काम करता हूँ, मैं आपको हल करके इसको बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास क्या है, E बराबर हमें कितना दिया है, E बराबर क्या था 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, सॉरी एक साइड से लिख लेता दिखने में, 1.6 19 कूलम में आता है, ठीक है। अब हमें दिया है n कितना है 12.25 × 10⁻16 दिया है, कितने 1 सेकंड में, टाइम कितना है 1 सेकंड, 1 सेकंड में दिया है ना, 1 सेकंड में। अब हमें निकालना है, क्या निकालने के लिए बोला है उन्होंने, विद्युत धारा मिली एम्पियर में निकालने के लिए बोला है। तो Q बराबर हमारे पास क्या आता है, IT होता है, बराबर NE होता है। अब हम इसमें मान रख लेते हैं, N का मान और E का मान रख लेते हैं, ठीक है। N का मान और E का मान रखेंगे हम, 1.6 10⁻−19 गुणित 12.28 10⁻19 तक है ना, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं आप यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, 12.25 गुणित क्या है 16 है, ये 16 है, 16 है हमारे पास। ये प्लस का और ये माइनस का हमारे पास क्या है भाई, कट जाएगा ये। इसको अब हम हल करेंगे तो I बराबर Q/T बराबर 19.6 गुणित 10⁻3, इसमें माइनस हो जाएगा ये 16, तो यही बचेगा हमारे पास 1 सेकेंड में, है ना। तो अब हमारे पास एम्पियर, इसको एक बार में कटेगा तो ये कितना आ जाएगा मिली एम्पियर में, यदि तो 3 हो गया तो एम्पियर में है तो मिली एम्पियर में कर लेंगे इसको, तो हम 9.6 मिली एम्पियर ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 19.6 मिली एम्पियर, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फेयर इज। एक चालक गोले के भीतर विद्युत प्रवाह और क्षेत्र तीव्रता कैसे होती है? क्या होता है? विद्युत प्रवाह और क्षेत्र तीव्रता एक कंडक्टर के अंदर है ना, वो क्या रहेगी? आपको पता होगा कि चालक होता है उसके अंदर इंटरनल में क्या रहता है? इसमें विद्युत, इसका क्या मान रहता है? विद्युत प्रवाह उनका देख लेंगे, शून्य रहता है। केवल ऐसा एक रहता है जो विभव रहता है, वही ऐसा है जो कि सरफेस के ऊपर और अंदर ये चालक होगा, इसके अंदर और ऊपर सेम रहेगा, ये वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब एक ही रहेगा। और इसका मान हम अगर देखते हैं तो V बराबर Q ओपन 4πε0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्थितिक बिजली किससे उत्पन्न होती है? किससे होती है? केमिकल रिएक्शन से होती है? नहीं होती है। फ्रैक्शन से होती है क्या? हाँ होती है। इंडक्टेंस से नहीं होती, बहुत फ्रैक्शन एंड इंडक्टेंस हाँ दोनों से हो सकती है। स्टैटिक ये भी इंडक्टेंस के कारण इंडक्शन के चारों ओर रहते हैं, वो भी एक हो गया इसमें, है ना। तो ये हमारे पास इन चीज़ों से होते हैं, दोनों से। तो हमारे पास अगर दो ऑप्शन रहते तो नहीं तो मेनली इस पे ऊपर फोकस करना। अगर ये हमारे पास इंडक्टेंस रहा तो इसको ही लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसको लास्ट क्वेश्चन इसका हम पढ़ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, करंट करेक्ट फ्रॉम द ओम्स लॉ। ओम्स का नियम जो करेक्ट फॉर्म देखना है इसमें, ओम के नियम के अकॉर्डिंग आप तो देख सकते हैं इसमें, है ना। देखिए ये हमारे पास ऑप्शन है, ये सही है क्या? ए वाला नॉट, ये भी दिस इज नॉट। वी बराबर आई आर होता है, बट ये देखते हैं हम वोल्टेज के समानुपाती करंट और वी आर सही है, ये भी हो रहा हमारे पास, यानी एक से ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा और ये है, दोनों एक साथ हो रहा है, बट राइट रहेगा। अब ओम के नियम क्या रहता है? एक ये देख लीजिए, ओम का नियम किसी चालक की यदि भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहना चाहिए। भौतिक अवस्था यानी कि जैसा टेम्परेचर हो गया, कोई भी अवस्था रहे वो अपरिवर्तित रहे उस टाइम पे, तो चालक के सिरों के बीच में विभवांतर अपन वोल्टेज देंगे तो बहने वाली जो करंट रहेगी उसके समानुपात में, जितना हम वोल्टेज देंगे उतने ही हमारी करंट। देख लीजिए, जैसे वोल्टेज का मान हम बढ़ाएंगे तो करंट का मान भी एक लीनियरिटी में सब बढ़ता चला जाएगा, वो इसे ऐसे लीनियर बोलते हैं, है ना। ये ओम का नियम नॉन लीनियर इक्विपमेंट के ऊपर लागू नहीं होता है, ओम का नियम, है ना। जैसे कि ओम का नियम हम देखते हैं, जैसे ओम नॉन ओमिक कंडक्टर कौन सा है? वैक्यूम हो गया, ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट और उसके बाद हमारे पास जैसे सेमीकंडक्टर में हो गया, एफईटी हो गया, डायोड हो गया, ये सारे इसमें ऊपर लागू नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक पायलट तार का सामान्य प्रतिरोध क्या है? पायलट तार का सामान्य प्रतिरोध क्या है? पायलट तार हो गया, तो पायलट तार में सामान्य प्रतिरोध आप इसको याद रखना है, द नॉर्मल रजिस्टेंस ऑफ ए पायलट वायर इज। पायलट वायर का नॉर्मल रजिस्टेंस क्या होगा इसमें? तो इसका होता है 500 ओम रहता है, 500 ओम से अधिक नहीं होता, 500 ओम से कम होता है। ओके, इसमें 500 के दो ऑप्शन है, 500 ओम से अधिक, 500 से, तो आप याद रखिए 500 से कम होता है पायलट प्रतिरोध। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास ये है परिशुद्ध प्रतिरोध। इसमें परिशुद्ध प्रतिरोध कौन सा है वो देखेंगे, कार्बन रचित प्रतिरोध, वायर बाउंड प्रतिरोध,
ऋणात्मक ताप गुणांक का प्रतिरोध, रजिस्टेंस विथ द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, रजिस्टर विथ ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, कौन सा रहेगा हमारा परिशुद्ध प्रतिरोध। तो इसमें हमारे पास हो जाएगा वायर बाउंड प्रतिरोध क्या रहता है, ये परिशुद्ध प्रतिरोध है। इसकी रेटिंग अधिक और प्रतिरोध का मान कम रहता है। इसकी रेटिंग क्या रहती है, अधिक रहती है और प्रतिरोध का मान कम रहता है। मैं आपको इसमें जो थ्योरेटिकल भी दिया है इस बुक के अंदर उसको भी साथ में पढ़ाते जा रहा, ताकि एक पॉइंट के थ्रू इस पॉइंट के थ्रू हम कवर कर रहे हैं। तो इसके बारे में जैसे वायर बाउंड हो गया, इसका ये क्या अधिक पावर के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन इसका मान क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, इसका मान हमारे पास कम रहता है। तो ये एक के थ्रू पूरे को हम कवर कर रहे हैं। और ऐसा ही इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कि यार इसको छोड़ दें, सारे क्वेश्चन को करते जाएंगे, ताकि एक ही चैप्टर में हम इतने उस चैप्टर में जितने आईएमपी है बार बार जो पूछा गया है उसको पूरी तरह से कवर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। मैं एक बात बोलना चाहूँगा फ्रेंड कि देखिए, मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको एक डिजिटल बोर्ड के थ्रू पढ़ाऊँ या फिर उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पढ़ाऊँ। मैं केवल एक मोबाइल के थ्रू रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, छोटी सी एक व्यवस्था के थ्रू। एक मेरा जो जुनून है कि पढ़ाऊँ, मैं थोड़ा कुछ करूँ ऐसा दूसरों के लिए, बहुत सारे जो कोचिंग नहीं कर पाते ऐसा उनके लिए, तो इसलिए मैं उनके लिए थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप सपोर्ट करें मेरा, अपने दोस्तों को बताइए। जो कोई सब इंजीनियर एमपीजी में जो सब इंजीनियर की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में आएगी, तो उसके लिए ये बुक बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो उनको बताइए आप, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मतलब जितने भी मैं आने वाले दिनों में वीडियो को रिकॉर्डिंग करके भी सेंड करूँगा, जो भी अपलोड करूँगा वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं केवल इलेक्ट्रिकल का ही पढ़ाऊँ और दूसरा मैथ्स से रीजनिंग भी मैं इसके ऊपर पढ़ाऊँगा। बहुत जल्दी मेरे पास जैसे भी व्यवस्था होगी मैं आपको पढ़ाते रहूँगा। ठीक है फ्रेंड, आप हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे, आपका प्यार यदि रहता है तो बहुत जल्दी हम इसके बड़े बोर्ड के ऊपर भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें कूलम में इलेक्ट्रिक चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर रहता है। एक कूलम में इलेक्ट्रिक चार्ज कितने रहते हैं, एक कूलम में इलेक्ट्रिक चार्ज कितने रहते हैं। तो हम जानते हैं एक कूलम में, ये तो बहुत सारे लोगों का रटा हुआ होगा। देखिए, ये यूपीपीसीएल जेई में भी पूछा है 18 में, और ये एई का भी पूछा है। देखो ये लेवल हमारा कितना हाई तक भी ले जाएगा। 2016 में एई में पूछ लिया, और यूपीपीसीएल जेई ने इसको पूछ लिया 18 में, इसी को क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है इसमें। ठीक है, देख लो ये। तो इसमें हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 6.24 10 की घात 18। बाकी 18 के तो ये 3 हमारे पास ऑप्शन है, 10 की घात ये 8 है, 6 रहता है इसमें एक्चुअल में, बट ये नहीं रहता। देखिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, Q बराबर एन होता है हमारे पास, और E का मान हमारे पास क्या रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और Q चार्ज हो गया हमारे पास। अब N का मान हमें निकालना है, Q/E कितने कूलम में, 1 कूलम में, और E का मान हमने रखा 1 से 1 कट जाएगा। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का उधर प्लस में हो जाएगा, ये है ना। और इसको जब हम ये पॉइंट में था तो इससे एक हटा लिए तो हम इधर आ गए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है। अब इसको हल कीजिए आप। इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द ऑड वन आउट रिगार्डिंग ओम्स लॉ। क्या पूछा, इनमें से क्या ओम के नियम में नहीं है, ओम के नियम से आउट। दूसरा देखना है हमें, वैक्यूम ट्यूब में ओम का नियम लागू होता है क्या, नहीं होता है। कंडक्टर में होता है, हाँ होता है। डीसी सर्किट में होता है, हाँ होता है। और हाई वोल्टेज में होता है।
ये पूछा है किस में नहीं होता है, तो वैक्यूम ट्यूब में नहीं होता है। क्या नहीं होता इसमें? वैक्यूम ट्यूब में लागू नहीं होता है इस नियम का। अब ओम का नियम तो मैं आपको 2-3 बार समझा दिया, 2-3 से ज़्यादा टाइम्स आपको एक्सप्लेन कर दिया हमने, तो इसको आप उसके ज़्यादा नहीं पढ़ते, आप थोड़ा स्पीड में चलते। अभी देखिए, अभी ये क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट मटेरियल स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज मेड ऑफ। किसका स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस किसका बना रहता है? ऑप्शन हमारे पास 4 है, एलॉय ऑफ निकिल एंड कोबाल्ट, एलॉय ऑफ मैग्नीन एंड एल्यूमिनियम, एलॉय ऑफ मैग्नीन एंड कॉपर, नॉन ऑफ दिस। किसका रहता है ये हमारे पास? ये एक याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसको कोई समझाने की वो इतना वो नहीं है, आप इसको याद रखिए, क्योंकि ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है, 2018 में यूपीपीसीएल ने पूछा है इसको भी। एलॉय ऑफ मैग्नीन एंड कॉपर, ओके ठीक है, ये सी वाला हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ओके राइट, ये सी वाला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया, क्या है? फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कैसा रहे? उष्मा का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिशन करना है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जैसे कि एक ये बॉडी हो गया हमारे पास, है ना, एक ये बॉडी हो गया, इस बॉडी में से इस बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए किस के अकॉर्डिंग रहता है नहीं, संचरण के लिए क्या है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडी मोस्ट बी डिफरेंट, ठीक है, ये एक हो गया। एट लेस्ट वन ऑफ द बॉडीज मोस्ट हैव सम सोर्स ऑफ हीटिंग, कम से कम एक वस्तु का उष्मा का कुछ स्रोत होना चाहिए, नहीं हो सकता है। बट बॉडीज मोस्ट बी इन कांस्टेंट, दोनों बॉडी कैसे होना चाहिए? एक कांस्टेंट होना चाहिए, ये बोल रहा है। बट बॉडीज मोस्ट बी सॉलिड, ठोस होना चाहिए दोनों बॉडी, ये भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, ये दो बॉडी है, अगर ये ज़्यादा गर्म है और ये ठंडा है और इसके पास रहेंगे तो धीरे धीरे ये गर्म होगा कि ठंडा होगा? ये गर्म होने लग जाएगा, ठीक है, और ये हमारा ठंडा होने लग जाएगा, यानी कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर होते तक ये सेम चलेगा, और जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो ये ट्रांसफ़र होगा क्या इधर से इधर? नहीं होगी। तो हमारे लिए टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? मोस्ट बी डिफरेंस होना चाहिए। ओके, टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज़, दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, दोनों। और ये हमारे पास किस किस के थ्रू होते हैं वो देख लेते हैं। देखो, मैं एक बार थ्योरी भी आपको पढ़ देता हूँ। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ऊष्मा का संचरण करने के लिए दोनों बॉडी का तापमान भिन्न होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। यदि दोनों बॉडी का तापमान एक समान होगा तब ऊष्मा का संचरण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं होगा, ठीक है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करने के लिए 3 विधि है, कौन? चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। ठोस में ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक चालन विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि? चालन विधि। गैस एवं द्रव्य में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से, इस विधि से गैस में होता है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक दिया है और इसके ऑप्शन में आगे देता हूँ। शीशे की प्रतिरोधकता क्या होगी? ये एक याद करने वाला है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द लेड? क्या है? लेड की प्रतिरोधकता। देखिए, लेड की प्रतिरोधकता, ये हमारे पास ऑप्शन है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसका। शीशे की प्रतिरोधकता कितने होते हैं? 20.8 गुणित 10⁻⁻8 ओम मीटर होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये याद रख लीजिए। प्रतिरोधकता क्या होता है आपको वो देखते हैं। यह एकांक लंबाई वाले घन के विपरीत फलकों का प्रतिरोध होता है, इसे रेजिस्टिविटी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ओम सेंटीमीटर हो सकता है ये,
इसका मान पदार्थ के आकार पर निर्भर नहीं करता। किसके ऊपर? आकार के ऊपर। यह आकृति किसकी बनी है, जैसे ये पेन है, इसके ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। इसका मान पदार्थ के आकार पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यह पदार्थ का एक अणु धर्म होता है, गुण धर्म होता है। इसका मान समान पदार्थ के लिए निश्चित होता है। ओके, कोई भी समान पदार्थ रहेगा तो उसका रजिस्टिविटी क्या अलग अलग रहेगी क्या? सेम रहेगी। इसका मान टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट करेगा और उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट करेगा। इसकी रजिस्टिविटी कंडक्टर की तुलना में कैसी रहेगी? पेन की, तो इसकी अधिक रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च वोल्टता परिपथ का इंसुलेशन प्रतिरोध खालिस्तान के क्रम में होता है। उच्च वोल्टता रहेगा, जैसे हाई वोल्टेज रहेगा, हाई टेंशन में इंसुलेशन कैसा रहेगा हमारे पास? इंसुलेशन हमारे पास हाई रखना पड़ेगा ना, तो ये 1000 मेगा ओम में होना चाहिए हमारे पास, नहीं तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ना हमारा। कोई भी जो रजिस्टेंस रहेगा इंसुलेशन का हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका हाई रहना चाहिए इंसुलेशन का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम ये क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला 39वां क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग खालिस्तान होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अराउंड ओम्स। ये भी आपको एक याद रखने वाला है। एक की ये याद रखने का ही एक रास्ता है इसका। 1000 ओम या 1 मेगा ओम लिख सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी। क्या लिख सकते हैं? 1000 ओम या 1 किलो ओम। क्या लिख सकते हैं? 1 किलो ओम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसके? एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ने वोल्टेज की। वोल्टेज की यार सीमेन किसकी है? कंडक्टेंस की। कूलाम किसकी है? चार्ज की। ओम्स है रेजिस्टेंस की। वोल्टेज क्या है? तो वोल्टेज के हमारे यूनिट हो गए, तो हमारा डी वाला आंसर राइट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया आपके सामने, देख लीजिए। इफ द रजिस्टर एबव ओम्स लॉ इट इज कॉल्ड। यदि प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है तो इससे क्या कहा जाता है? लीनियर रजिस्टर, नॉन लीनियर रजिस्टर, नॉन पार्टिसिट रजिस्टर और पार्टिसिट रजिस्टर। पैरासिटिक रजिस्टर, पैरासिटिक, नॉन पैरासिटिक और पैरासिटिक रजिस्टर। तो इसमें हमारा क्या आएगा? लीनियर। कोई भी हमारे पास इसमें पहले एक फर्स्ट वीडियो में बताया आपको, जैसे ये इस तरह से चलेगा। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप एक बार। द टर्म इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो रिफ्रेज अस। विद्युत दाब को खालिस्तान के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में भी? ऑप्शन आपके सामने लाता, ये हमारे पास ऑप्शन है। वोल्टेज क्या है? विद्युत दाब को खालिस्तान के रूप में व्यक्त करते हैं। वोल्टेज के रूप में, पावर के रूप में, रेजिस्टेंस के लिए और करंट के लिए। तो इसमें क्या? विद्युत दाब को हम वोल्टेज के रूप में करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। द एबिलिटी ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल टू द वर्क इज नोन एज। क्या? एक आवेशित कण के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आवेशित कण के कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे हम? मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिज्म, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलेंगे? कार्य करने की जो दर रहती है उसे शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति क्या कहेंगे? दोनों ये मैं अभी बताया था आपको, है ना। ये डेफिनेशन याद रखिए, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो जो कार्य करने की क्षमता रहते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन अब हम देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ठीक है, 44 पे हम आ गए हैं।
उसको देख लीजिए आप। क्या है? ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू, ओम्स का नियम किस पे लागू नहीं होता है? ओम का नियम कार्बन रजिस्टर पे हो सकता, उसमें नहीं होता। वैक्यूम ट्यूब में, इसमें भी नहीं हो सकता। सर्किट्स एट लो करंट डेंसिटी, विद्युत धारा के कम घनत्व वाले परिपथ में नहीं। हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज सर्किट में। अब देखिए दोस्तों, कार्बन रजिस्टर पे होता है, विद्युत धारा के कम घनत्व वाले परिपथ में होता है, और हाई वोल्टेज सर्किट में होता है। बट वैक्यूम में इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, वैक्यूम में नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 45वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया 45वां क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़िए। नो करंट फ्लो थ्रू टू चार्ज बॉडीज इट दे हैव इक्वल, यदि दो आवेशित निकायों में खाली स्थान एक समान हो तो उसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्या एक समान रहेगा तो नहीं प्रवाहित होगी? क्या है? वृद्धि, क्षमता, कर विद्युत धारा या विभव? क्या रहेगा? विभव पोटेंशियल अगर सेम रहेगा तो वो क्या नहीं प्रवाहित होगा उसमें, है ना? नहीं प्रवाहित होगा। तो ये हमारा डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा आ गया। कार्बन प्रतिरोध से संयोजन क्या है? कार्बन प्रतिरोध से संयोजन क्या है? चूर्ण कोयला, लकड़ी का पिसा हुआ कोयला, ठीक से अलग किया हुआ कार्बन ब्लैक, कागजी राख। तो इसमें कार्बन प्रतिरोध ठोस से अलग किया हुआ कार्बन ब्लैक का संगठन होता है। क्या रहता है? कार्बन प्रतिरोध मतलब ठोस से अलग किया हुआ कार्बन ब्लैक का संगठन होता है। इसकी पावर रेटिंग क्या रहती है? कम रहती है इसकी पावर रेटिंग। 1/8, 1/4 हो सकती, 1/2 हो सकता है, 2 8 तक हो सकता है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 47वां क्वेश्चन। क्रिस्टल में परमाणु कंपन की आवृत्ति को निम्नलिखित कौन निर्धारित करता है? क्रिस्टल के अंदर है ना, क्रिस्टल के अंदर परमाणु के कंपन को कौन निर्धारित करता है? क्रिस्टल का ऊष्मा तत्व, क्रिस्टल का तापमान, उसमें पड़ोस के साथ बनाए हुए अवबंध की कठोरता, और क्रिस्टल के प्रति इकाई परमाणु की संख्या। तो इसमें हो जाएगा सी। क्रिस्टल के परमाणु कंपन की आवृत्ति को उसके पड़ोसी के साथ बनाए हुए बंधों की कठोरता निर्धारित करती है। ठीक है, अब देखिए 48वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय जीरो इनिशियल कंडीशन फॉर सिस्टम? सिस्टम के लिए शून्य प्रारंभिक स्थिरता का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए। जीरो इनपुट रेफरेंस सिग्नल, शून्य इनपुट संदर्भ संकेत, शून्य संचित ऊर्जा, प्रारंभ में गति, भाग में कोई गति नहीं, प्रणाली स्थिर है, इसके किसी भी घटक में कोई ऊर्जा संग्रहित नहीं है। जीरो इनिशियल की कंडीशन में सिस्टम इज एट रेस्ट, मतलब सिस्टम क्या है? स्थिर है। एंड नो एनर्जी इज स्टोर इन एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं, सिस्टम रेस्ट है। तो उसका क्या? एक जीरो इनिशियल मतलब कुछ कंडीशन नहीं, एक स्थिर कंडीशन में है ये। ठीक है, उसमें कोई भी स्टोर नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। क्या है? ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर, ओम्स नियम किस पे वैलिड? ऑल कंडक्टर्स पर, ऑल नॉन लीनियर डिवाइस पर, ऑल टेम्परेचर पर, ऑल मेटल पर। किस पे ऊपर हो सकता? मेटल में भी बहुत सारे हो गए, तो इसमें ऑल मेटल तो नहीं हो सकता। ये और ये तो हमारे पास ऐसा है जो हम इसके ऊपर कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑल कंडक्टर या ऑल मेटल्स, तो हमारे पास कंडक्टर रहता है, वो ऑल कंडक्टर के ऊपर हम लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। 15 क्वेश्चन को देखेंगे अब हम। कौन से क्वेश्चन को? 15 क्वेश्चन को देखें। ठीक है,
15 क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। विच ऑफ द ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? 3 रेजिस्टेंस आर सेड टू बी पैरेलल। निम्न कथनों के लिए कौन से विकल्प गलत है? 3 प्रतिरोध को समांतर कहा जाता है। सभी प्रतिरोध शुरू से अंत तक जुड़े होते हैं। और दूसरा क्या है? प्रत्येक प्रतिरोध में धारा अलग अलग और ओम के नियम से ज्ञात की जा सकती है। और दूसरा है सभी प्रतिरोध में विभवांतर समान। अब एक और ऑप्शन हम आगे देखते हैं इसका। देखिए ऑप्शन, कुल धारा तीनों अलग अलग धाराओं का योग है। अब इसमें देखते हैं इसके समांतर एक ये हमारे पास R1 R2 R3, इसमें अलग अलग धारा बह रही है। ये धारा तो टोटल इसका हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन में क्या है? मेन चीज़ सभी प्रतिरोध शुरू से अंत तक जुड़े रहते हैं। सही है, फर्स्ट वाला सही हमारा। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध के एक्रॉस वोल्टेज का मान समान होता है, चित्र से स्पष्ट है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग ये धारा है, ये अलग अलग धारा पे है। इसमें तीनों में अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है। कुल धारा का मान ये अलग अलग धारा का योग रहेगा। ठीक है, आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत माना है वैसे, तो इसलिए वो इसमें दिया नहीं है ना। कुल धारा तीनों अलग अलग धारा का योग है, ये वाला भी हमारे पास सही है वैसे। ठीक है, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देख ही लेते हैं। फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से क्या विषम एक विषम खोजे? इसमें से एक विषम, तन्यता, ताकत, दृढ़ता, प्रतिरोध, लचीलापन। अब देखो इसमें एक विषम, देखे एक रीजनिंग जैसा क्वेश्चन हो गया है हमारे पास। टेंशन स्ट्रेंथ, हार्डनेस, रजिस्टिविटी, डक्टिलिटी, लचीलापन। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें ये तन्यता, दृढ़ता और ये हो गया लचीलापन। एक किसी भी एक पदार्थ की एक यांत्रिक सामर्थ्य प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन जो प्रतिरोध रहता है वो उसका किसी एक गुण को प्रदर्शित कर। प्रतिरोध जैसे रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, उनका ये गुण हो गए उनके, इसको प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन, बेसिक एसआई यूनिट की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा इसमें 7 एसआई यूनिट होती है। बेसिक फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इसको। तो वो कौन कौन से हो उसको हम देख लेते हैं। 7 यूनिट है। लंबाई मीटर होता है, द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, समय सेकंड में होता है, विद्युत धारा एम्पियर में होती है, तापमान केल्विन में होता है, और पदार्थ की मात्रा मोल में होती है, ज्योति तीव्रता कैंडल में है। ज्योति तीव्रता कैंडल में होती है। ठीक है, ये 7 यूनिट हमारे बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। इसको भी आप याद रखें, फिजिक्स में फर्स्ट टाइम में पूछ लें। ठीक है दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए आप। मैं चाहता हूँ कि और भी ऐसे वीडियो में पूरे इस यूथ कंपटीशन बुक को पूरी तरह से सॉल्यूशन करवा पाऊँ। और मैं चाहूँगा कि अगर इससे अच्छा और मैं समझा पाऊँ स्लाइड बना के, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू दोस्त।